बच्चों हमारा पहला पेपर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा। अब जो बच्चे वो असाइनमेंट करेंगे ना उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। मैं हर पेपर में से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि रिपीटेबल है वो आप लोगों को दिया करूंगा। तो आप अगले 2-3 दिनों में खुद करो, मार्क्स स्कीम से खुद ही चेक करो। अगर स्कूल में आके मुझे चेक करवाना है, मोस्ट वेलकम। राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रिकॉर्डिंग हैज बिगन। अब्दुल हादी, चले, गुड टू सी यू अब्दुल हादी। एंड लेट्स मेक अ स्टार्ट विद कल का पेपर जो हमने तकरीबन कर लिया था। सिर्फ उसके एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। ये है जी क्वेश्चन। हमने ए पार्ट कर लिया था, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वाला। और अब बी पार्ट देखते हैं जी। असेस वेदर expansionary monetary policy is likely to be successful in reducing all types of unemployment। इस क्वेश्चन के बारे में एक दो रेड फ्लैग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने। रेड फ्लैग्स मींस खतरे की घंटियां, कि बच्चे इनको गलत अप्रोच कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक मिनट जी, बच्चे अभी आए जा रहे हैं तो मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा। गुड किड्स हु ज्वाइन प्लीज कम ऑन टाइम। पहले 5 मिनट में आ जाया करो ताकि हमारी क्लास की प्रोडक्टिविटी खराब ना हो। अस्सलाम वालेकुम जवाद एंड फिजा। राइट जी, हमने ए पार्ट कर लिया था। बी पार्ट देखें। असेस ऑफ कोर्स डिस्कस का इसका मतलब है लुक एट बोथ साइड्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। किस हद तक कामयाब है, किस हद तक नहीं कामयाब, राइट। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन, राइट। सो दैट इज द आइडिया। अब इस क्वेश्चन के बारे में दो रेड फ्लैग्स। एक रेड फ्लैग क्या है जी, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं उसने कहा कि इज मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी द बेस्ट, द मोस्ट सूटेबल। ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी और पॉलिसी के साथ कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं। इट्स अबाउट up to 4 marks, how expansionary monetary policy will solve all types of unemployment. Up to 4, how it will not work to solve all types of unemployment। कुछ समझ आ रहा है। और फिर इवैल्यूएशन में आप दूसरी पॉलिसीज का जिक्र जरूर कर दो कि जी सप्लाई साइड पॉलिसीज ज़्यादा यूजफुल है फॉर सॉल्विंग स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट्स। दूसरा रेड फ्लैग पहला है कि जी आपने दूसरी पॉलिसी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। इट्स अबाउट 4 marks फॉर वाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल succeed in reducing all types of unemployment, and up to 4 for why it will not succeed in reducing all types of unemployment। दूसरे क्वेश्चन में रेड फ्लैग इसमें क्या आ रहा है, बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम करवाते रहते हैं, ये नहीं बताते कौन सी वाली, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, क्लासिकल, आपकी स्ट्रक्चरल। असल क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन। उसके ऊपर 2 मिनट अंडरस्टैंडिंग पे लगा लो, बेहतर है रादर देन राइटिंग अ होल। मतलब फर्ज किया आपने इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को यूजफुलनेस बता दी, थोड़ी सी उसकी लिमिटेशंस बताई, और किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो आपने बेसिकली 6 मार्क अटेम्प्ट किए। तो आधा क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट नहीं किया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू गो अबाउट इट। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस के 8 मार्क्स और 4 इवैल्यूएशन के। 4 4 4 में डिवाइड करना है। अप टू 4, what is expansionary monetary policy, how likely successful it will be in reducing all types of unemployment। फिर up to 4, why it would not be successful in reducing all types of unemployment। फिर इवैल्यूएशन में आप दूसरी पॉलिसीज का जिक्र भी कर सकते हैं, और फिर एक कंक्लूजन देंगे कि किस हद तक, किस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ये सक्सेसफुल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द होल आंसर। अभी एक और बच्चा आ रहा है, मैं इनको जरा हदीत। राइट बच्चों, तो अगेन लेट्स स्टार्ट जी। मुझे किसी बच्चे से पूछना है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड आई वुड लाइक सम न्यू किड्स टुडे। अब्दुल गनी, मुझे बता सकते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? डिफाइन कर सकते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को? बताएं। ठीक है, थोड़ा सा और टूल कोई बोलो। और एक्सचेंज रेट, परफेक्ट, दिस इज व्हाट दे वांट टू हियर। An expansionary monetary policy uses reduced interest rates
इंक्रीज्ड मनी सप्लाई एंड और डीवैल्यूड एक्सचेंज रेट। यहां डेप्रिशिएशन नहीं बोलता, बिकॉज जी मेरा बेटा, क्यों नहीं आता? उसमें बढ़ा देते हैं आप इंटरेस्ट, उसमें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। नहीं बेटे, एहसानस, टूल सेम है, उनका यूज डिफरेंट हो जाएगा। Okay, be very careful. Let's start, G. An expansionary monetary policy is a demand side policy, demand management policy, which reduces interest rates, increases money supply, and sometimes government also devalues exchange rates in order to achieve their macroeconomic objectives. सबको क्लियर हो गया? ओके जी, अब एक एक टूल को लेके चलते हैं। Reduced interest rate will reduce cost of borrowing, return on saving. Consumers are likely to save less and borrow more. Hence, their consumption will increase aggregate demand. Injection आएगा. Firms will also invest more because low cost of borrowing means low opportunity cost of investment. As a result, investment का injection आएगा. Now, ये हो गया जी इंटरेस्ट रेट का। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने से, क्योंकि हॉट मनी कम होंगी आपके बैंक्स में, करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी या गवर्नमेंट खुद डीवैल्यू कर दे। दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। मनी सप्लाई भी, आसान लोन्स देने वगैरह से भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आएगा। अब हम तकरीबन 3 मार्क्स ले चुके हैं, अब हम लिंक करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। बेटे, ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? जो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो रहा है, ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, क्लासिकल, कौन सी? साइक्लिकल, बिकॉज इट शिफ्ट्स एग्रीगेट डिमांड टू द राइट। रिसेशन के टाइम पे यूज हो रही है, तो जो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट थी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो टैकल हो जाएगी और काफी जल्दी से टैकल हो जाएगी। However, it's not very useful in reducing structural unemployment, which is due to advances in technology or changes in fashion and taste, or due to international good or service replacing local good. However, if we devalue our currency, then structural unemployment caused by international reasons, यानी imports बाहर से आ गई, हमारी local goods की इंडस्ट्री बंद हो गई, उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी ये सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसकी वीकनेसेस क्या हैं जी? टाइम लैग्स, इंटरेस्ट रेट्स को, मनी सप्लाई को, डीवैल्यूएशन को इफेक्टिव होने में साल से 1.5 साल लग जाता है। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है शॉर्ट रन में, तो डीवैल्यूएशन के बावजूद आपका करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं जाएगा, डिमांड पुल नहीं बढ़ेगी, तो एज अ रिजल्ट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। अगर लोगों में फ्यूचर कॉन्फिडेंस लो है, आप बेशक इंटरेस्ट रेट कम कर दें, ना फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी, ना कंज्यूमर ज़्यादा बोरो करके स्पेंड करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का चांस कम है। बच्चों, समझ आ गया 8 मार्क्स? Anyone, any questions? Do you want a quick recap of the analysis? 4 marks for how it will work. बताएं मुझे। एंड 4 मार्क्स फॉर हाउ इट विल नॉट वर्क। अगर खामोश रहे तो मैं समझूंगा सबको समझ आ गया। ऑलराइट, श्योर 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 श्योर, आई एम गिविंग इट। देखो बेटे, इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा पहले, अच्छा इसमें एक बात मेरे से गलती हुई, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब एट करंट वेज रेट्स। Expansionary monetary policy is when government reduces interest rate and or increases money supply, sometimes devalues exchange rates to boost an economy and increase aggregate demand. Reduced interest rates and increased money supply will reduce cost of borrowing, return on saving, consumers will borrow more, firms will invest more. As a result, injections of consumption and investment will shift aggregate demand to the right. As a result, cyclical unemployment will reduce. Devaluation of currency will make our exports cheaper, imports expensive.
So those industries which were declining due to imported competition, they will also start surviving. To structural unemployment in that sense will be reduced. However, it takes time before expansionary monetary policy takes effect. There are time lags about a year and a half, 4 quarters तकरीबन लगते हैं before it becomes fully effective. Secondly, G, if there is low consumer and business confidence in the country, even reduced interest rates and increased money supply will not uh, inject consumption and investment. Lastly, G, आपका it is only effective mainly in cyclical unemployment, frictional structural. Sorry, बेटे अपना माइक बंद करो. हेलो जी. अगर आप लोगों ने गप्पे लगानी है तो कम से कम माइक्स बंद रखें. राइट जी, ये हो गया. अब बच्चे, ये हमने इसके 8 मार्क एनालिसिस के कर लिए. अब किस हद तक सक्सेसफुल होगी, अपने ही एनालिसिस की बेस पे फाइनल स्कोर करो, 3 इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स और फिर कंक्लूजन. As discussed above, yeah, in the light of above discussion, expansionary monetary policy is likely to solve the problem of cyclical unemployment because it's a demand side policy, considering that government was able to imply it well. However, structural, frictional, and classical unemployment, etc., may not be reduced by using expansionary monetary policy. So, government might need to support it with supply side policies, education and training for workers who are technologically unemployed. ठीक है जी. यूज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंपोर्टेड कंपटीशन, building of infrastructure to increase workers mobility, so frictional unemployment reduces. Supply side बाकी सारी संभाल रही है. ठीक है. To conclude, expansionary monetary policy alone is not sufficient in controlling all types of unemployment. बच्चों, इवैल्यूएशन दोबारा सुननी है या समझ आ गई? वंस मोर. ओके, हम करेंगे जी. इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, expansionary monetary policy is likely to be effective in reducing cyclical unemployment only. However, government needs to support it by the use of supply side policies such as education and training for those workers who have been technologically unemployed. तो वो structural unemployment कम करेगी. Building of infrastructure that will reduce frictional unemployment for workers who were seasonally unemployed. They can easily move to other areas for jobs. ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट करके हमारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं उससे लोगों को इमर्जिंग इंडस्ट्रीज तरफ ला सकेंगे. सो expansionary monetary policy alone is only likely to handle cyclical unemployment. For other types of unemployment, government needs to support it with supply side policies. Great. Everyone clear मेरे बच्चों? एक्सेलेंट. अब ये देखो, आई एम श्योर कि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको ऑलरेडी एक फीलिंग आना शुरू होगी है कि हर क्वेश्चन का एक मेथड है. हर क्वेश्चन में वही बातें, सिमिलर बातें बार बार हो रही हैं. ठीक है. सो अब जैसे ये, अगर ये पेपर आता तो आई वुड बिन मोर इंक्लाइन टू टेक क्वेश्चन नंबर 5. ये जरा relatively ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है. So let's look at question number 5. Explain what is meant by a deficit on the current account of an economy's balance of payments. और फिर आ रहा है जी, consider whether a high rate of inflation will always lead to a deficit on the current account of an economy's balance of payment. तो बच्चों, मेन की टर्म आपके पास है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके अलावा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, सॉरी, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली की टर्म है. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन दूसरी की टर्म है. तीसरा मार्क हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा? एनालिसिस तो समझ आ गया, वैल्यूएशन समझ आ गई. डेफिसिट 1 मार्क आएगा. अच्छा, मैं समझ गया. करंट अकाउंट के हिस्से जब बताओगे पहला मार्क मिल जाएगा. डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट जब बताओगे दूसरा मार्क मिल जाएगा. और फिर उसके बाद जब आप हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताओगे तीसरा मार्क. तो अब मेरे बच्चों, करंट अकाउंट के 4 हिस्से कोई बच्चा सिर्फ गिनवा दो. करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ विच सेक्शंस?
बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक वर्ड जरा बीच में जरा आपने मिस किया था, बिल्कुल बाकी ठीक है। Current account is the most frequent transaction of a country with the rest of the world. It is consistent of four sections: trade in goods, trade in services, primary and secondary income transfers. ठीक हो गया, दोनों इनकम्स हैं, प्राइमरी अर्नड है, सेकेंडरी अनअर्नड है। इसमें क्योंकि उसने नहीं कहा कि उसके पूरे स्ट्रक्चर को मुझे बताओ, एक मार्क है, हमने इसके नाम गिनवा दिए। ठीक है, अशलीना आप बताएं डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है फॉर वन मार्क। Deficit on the current account of balance account. Wait, it's the same as deficit on the current account of balance paid is when the outflow when the wait सही deficit बोल रही थी। when the outflows of money are less than sorry I'm sorry I'm confused. ओके, एनीवन एल्स जी, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बच्चा बताएगा? लेकिन किस चीज की आउटफ्लोज बेटे? And you said no when I said less. लेस नहीं, आपने मोर बोलना था, मोर बोलना था, डेफिसिट है बेटे। Oh, ऊपर से आपने बोला नहीं किस चीज का, इन्हीं हिस्सों पे। कोई बच्चा अच्छी तरह बताओ बेटे, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। outflows on more. उल्टा बोल रहे हो, इनफ्लोज फ्रॉम इंपोर्ट्स नहीं होती बेटे। Inflows from exports are हाँ, greater than outflows from imports. चलिए मुझे ऐसा लगा, ठीक है आपने सही बोला होगा। When the inflows from exports and transfers are less than outflows for imports and transfers. समझ आ गया बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अंदाजा हुआ है कि there is a weakness, so I'll repeat the whole thing. A current account records the most frequent transactions between one country and the rest of the world. It contains four sections: trade in goods, trade in services, primary and secondary income transfers. A deficit on current account of balance of payment means inflows from exports and income transfers are less than outflows for imports and income transfers. क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। समीर के अलावा कोई और बच्चा बताओ बेटे, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, डेफिनेशन बन जाएगी। When the general price level is increasing at a very fast rate. ये बिल्कुल ठीक बताया श्रीना ने। कोई और बच्चा बताओ बेटे। जवाद, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो क्लास में। फैजान, Do the last one and mixed it up deeper colors. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को डिफाइन करें। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा कस्टमाइज करो जवाद। सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिवीजन करो बच्चों। ठीक है, ये सेशन बहुत हेल्प करेगा, लेकिन रिवीजन तो आपकी अपनी है। when general price level rises at a high speed या faster rate। समझ आ गया? तीन डेफिनेशंस थी, अब एक बार मैं आप बच्चों से कांस्टेंट क्यों कहोगे जब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन? अनस, व्हाई आर यू डूइंग दैट? कांस्टेंट मींस एक लेवल पे खड़ा हुआ है, 0% इन्फ्लेशन। वो कह रहा है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आप कह रहे हैं कांस्टेंट। व्हाई यू यूजिंग द रॉन्ग वर्ड हियर? जी, नो, व्हाई वुड यू से दैट? जब वो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कह रहा है तो इसका मतलब है तेजी से बढ़ रहा है बेटे। Anas, don't use too much of your terms. Just stick to the basic. Basic English आपको चाहिए। अब जरा मैं वापस जा रहा हूँ बच्चों के पास और ये डेफिनेशंस ले रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया। लेट्स गो बैक टू यू गाइस एंड वेयर वाज द पेपर। ये जी, पहला जी, मुझे बता दें जवाद, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट से पहले पहले मुझे बताएं करंट अकाउंट के चार हिस्से जरा डिफाइन कर दें, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को।
ट्रांसफर्स, हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स, वेरी गुड। करंट अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स, तरतीब में चलना, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स, ठीक है जी। अब मेरे बेटे डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजा आप बता दें डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है। Brilliant. When outflows from imports and transfers are greater than inflows from exports and transfers. बस आपने सोचना है मुल्क में पैसा कम आ रहा है, मुल्क से ज्यादा जा रहा है, दैट्स इट। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनस आप बता दो। अनस, आर यू देयर? अनस, आप इतने फोकस थे कांस्टेंट पे और इन चीजों पे कि आपने डेफिनेशन नहीं सुनी। अब्दुल गनी, आप ट्राई करें हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। गलत गलत गलत, प्राइस लेवल बोलना है। व्हेन जनरल प्राइस लेवल राइजेस एट अ, दोबारा बोले, शाबाश। When general price level rises at a faster rate, yes, when a general price level rises at a faster rate। अब देखो, आप लोग जिस तरह की तैयारी लग रही थी, शायद एक आधा नॉलेज मार्क्स स्कोर करते, जबकि मैं चाहता हूं मेरा हर स्टूडेंट तीनों नॉलेज मार्क्स ले। दे आर सो सिंपल, दे आर नो ब्रेनर्स। अब बेटे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा डेफिसिट करेगा करंट अकाउंट को? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से लिंक करना है, हम बहुत दफा कर चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व लाइबा फातिमा फ्रॉम सिटी। लाइबा, अगर इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स पे सोचो, फिर इंपोर्ट्स पे, और फिर क्या डेफिसिट होगा? स्पीक योर माइंड आउट। लाइबा, यू देयर? ओके, लाइबा फ्रॉम बीसीपी, बेटे माइक चल रहा है, अब जरा बात करें मुझसे। यस यस, वेटिंग। जी मुझे बताएं लाइबा, अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, पूरी डिटेल बता दो। हम्म, शाबाश। हम्म, बहुत अच्छा बोला है, सिर्फ इलास्टिक का वर्ड बीच में बोल। हाँ, डेफिसिट बिल्कुल सही ले गए हो, लेकिन इलास्टिक डिमांड का वर्ड बोल दो। If inflation rate is higher in the home country compared to other trading partners, exports will become expensive. Their demand will fall. Imports will become cheaper. Local goods will become less competitive and demand for, sorry, imported goods will become less competitive and their demand will rise. More competitive and their demand, मैं गलत बोल गया हूँ, दोबारा बोलता हूँ। Inflation rate higher in our country compared to other countries will make our exports expensive. They will become less competitive in the world. Their demand will fall. Imports will become cheaper. Their demand will rise. If demand for them was elastic, current account will go into a deficit. अब बच्चों, आपके 6 मार्क्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 नॉलेज के, 3 एनालिसिस के। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? अब 2 मार्क्स में हमने इवैल्यूएशन करनी है, क्यों हमारा डेफिसिट नहीं होगा इन्फ्लेशन ज्यादा होने के बावजूद। आई विल इन्वॉल्व लेट्स से फहद फ्रॉम बीसीपी। फहद, मुझे बताइए क्या वजह है कि इन्फ्लेशन भी हमारे मुल्क में हाई है लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हो रहा? नॉट बैड, इट्स अ वेरी यूनिक एंगल कि जी एक्सपोर्ट्स हमारी महंगी हुई थी, वो ज़्यादा कम बिकेंगी, इंपोर्ट्स ज़्यादा आएंगी, लेकिन देर आर
सेकेंडरी एंड प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स, उसमें सरप्लसेस आउटवे करते हैं इसको। आई डिडंट थिंक अबाउट इट, वेरी गुड। दूसरा आपने यूज करना है इनइलास्टिक डिमांड। इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज इनइलास्टिक, करंट अकाउंट विल गो इनटू सरप्लस इन शॉर्ट रन। थर्डली आप कर सकते हैं, मैं बताए जा रहा हूँ कुछ चीज ताकि जो भी जेन में रहे, आप कोई ऑफसेटिंग फैक्टर ले सकते हैं। इन्फ्लेशन में बी हाई इन आवर कंट्री, बट आवर एक्सचेंज रेट मे हैव been devalued by the government. Exports will not become expensive, imports will not become cheaper, current account will not go into deficit. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब जो क्वेश्चन मुझे स्कोरिंग लग, आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगे, पूछें पूछें। मैंने बेटे बोला कि कोई ऑफसेटिंग फैक्टर सोचो। महंगाई ने एक्सपोर्ट्स महंगी की थी, इंपोर्ट सस्ती की थी। अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू कर दी गवर्नमेंट ने, तो एक्सपोर्ट्स महंगी नहीं हुई, इंपोर्ट सस्ती नहीं हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं जाएगा। गॉट इट? उसको हमने डी अपना डीवैल्यूएशन थ्रू ऑफसेट किया है। अब बच्चे, बिकॉज इस क्वेश्चन पे थोड़ा मसला नजर आया मुझे, जल्दी से मार्क स्कीम देख लो। क्या बोल रहे हैं जी? कॉज ऑफ स्ट्रक्चर, तो कल वाला वहीं पे खड़ी है। लेट्स गो टू ये देखिए, identification of the components of current account, the balance of payments, 1 mark. Trade in goods, trade in services, primary and secondary income transfers. Meaning of deficit of current account of balance of payment, just like Fiza said, when inflows from exports and transfers are less than outflows for imports and transfers. Meaning of high rate of inflation, when general price level rises at a faster rate. गनी prices of goods गलत है, पूरी basket महंगी हो रही होती है, general price level. Explanation of how high rate of inflation will affect the relative price of exports and imports. Exports will become expensive, they'll become less competitive in the world. Imports will become cheaper. Demand for imports will rise, demand for exports will fall. If demand was elastic, current account will go into deficit. Simple. क्यों डेफिसिट नहीं होगा? डिस्पाइट हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इफ पीईडी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज इनइलास्टिक, करंट अकाउंट विल गो इनटू सरप्लस इन शॉर्ट रन। महंगे होने के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, सस्ती होने के बावजूद इंपोर्ट्स का एक्सपेंडिचर गिरेगा। इलास्टिसिटी नहीं है। सेकेंडली जी, आप कह सकते हो कि devaluation by government of the exchange rate will also offset high rate of inflation, and current account may not go into deficit, as exports will not become expensive, imports will not become cheap. आप और भी कई बातें कर सकते हो। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोटाज लगा दिए, तब भी डेफिसिट नहीं हुआ। जी बेटे बोले। इलास्टिक वाला या इन इलास्टिक वाला? ओके, एनालिसिस के पार्ट में मैंने बोला था, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है हमारे मुल्क में, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? महंगी, इंपोर्ट सस्ती। अगर उनकी डिमांड इलास्टिक है तो करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा। खुद सोचो, इलास्टिक डिमांड हो और चीज़ की प्राइस बढ़े, रेवेन्यू गिरता है ना। इलास्टिक डिमांड हो और चीज़ की प्राइस गिरे, इंपोर्ट्स की, एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना, ये चक्कर है। और अगर इन इलास्टिक हो तो महंगी एक्सपोर्ट्स के बावजूद वो बिकती रहेंगी, प्रोपोर्शनेटली बहुत कम सेल्स गिरेंगी एक्सपोर्ट्स की, रेवेन्यू बढ़ेगा। इंपोर्ट सस्ती होने के बावजूद हम बहुत ज्यादा नहीं खरीदेंगे, एक्सपेंडिचर गिरेगा। ये बात कर रहा हूं। ये वो जो जे कर्व और मार्शल अर्न कंडीशन, ठीक है। अब बच्चे, आखिरी क्वेश्चन, बी पार्ट, assess whether a high rate of inflation, it's in my opinion a 12 out of 12 question, अगर बच्चे इसको अच्छी तरह कर लें। अब देखो पूरा रिवाइज हो रहा है आपका, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट का पूरा रिवाइज हो रहा है। assess whether a high rate of inflation or a deficit on the current account of balance of payment is the more serious problem for an economy. अब हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखनी है, इन दोनों की बेनिफिट्स नहीं देखने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन की। यही कहानी दोबारा चलेगी। अब बच्चों थोड़ा मेरा साथ दो। मुस्तफ़ा फ्रॉम सिटी, मुझे बताएं, अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, हमारे करंट अकाउंट पे पूरा इफेक्ट बताओ।
अगर उनकी डिमांड इलास्टिक थी, हाँ, अगर उनकी डिमांड इलास्टिक है तो करंट अकाउंट, अब इसको आगे लेके जाओ। जब एक्स माइनस एम गिरेगा मुस्तफा, एग्रीगेट डिमांड पे, जीडीपी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर आएगा? जीडीपी गिरेगा, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर, शाबाश, 4 मार्क्स हो गए। एहतियातन हम एक और चीज करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट से हमारी करेंसी पे क्या असर पड़ेगा मुस्तफा, आप ही बता दो। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी, डेप्रीशिएटेड करेंसी की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल भी महंगे, कॉस्ट पुश बढ़ जाए। बिल्कुल सही है, शाबाश। जीएसटी ना पूछे। My question was, since it says assess whether a higher rate of inflation or a deficit in the current account values, would we tell the effects of high rate inflation beyond just having a deficit on the current account? करंट अकाउंट को हमने छेड़ा भी नहीं अभी। इन्फ्लेशन हैज एन इफेक्ट ऑन करंट अकाउंट, वो उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस Yeah, कर। but would we discuss the नो नो, how I would do it essentially would be would be wrong. discuss Yeah. other effects of inflation. No, no, Then no, 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 then no. Let's look at the mark scheme. Let's see if it says. But inflation का दो consequences है बेटे, external, internal। ठीक है, that's why I तो would अब start हम with the इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आ सकते हैं। मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, लेंडर्स लूज, इस तरह की बातें आप कर सकते हो। लेकिन या योर अप्रोच इज नॉट रॉन्ग, बट डू नॉट मिस अ 4 मार्क क्लियर कट no no how करंट I अकाउंट would do it डेफिसिट। is I would talk about internal, then I would talk about external and the current account deficit. चलो डन हो Then गया, I फिर would ठीक है, say फिर ठीक है, then फिर my ठीक है। conclusion would essentially be that inflation is worse because it has ओके, internal and external as opposed to just the deficit having ओके, mainly just ओके, that. ओके, लेट्स सी। अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे जी। हमने 4 मार्क्स ले लिए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के, हमने 4 प्रॉब्लम्स गिरवाई। करंट अकाउंट डेफिसिट, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जीडीपी गिरा, मल्टीप्लायर इफेक्ट डाउनवर्ड। फिर शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, इनकम गैप्स का बढ़ना। कोई 2-3 इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस बता के आपके 4 मार्क्स आराम से हो गए। अब डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट के भी वही प्रॉब्लम है। आई विल टेक ऑन बोर्ड नाउ मासिल रिजवान, आर यू देयर? माजिन जहीर, आर यू देयर? ओके, अब्दुल रहमान फ्रॉम क्रेसेंट, आर यू देयर? ये सब बच्चे किधर चले गए? चलें, अब मेरे पास कोई खास ऑप्शंस नहीं बची। फहद, आप मुझे बताओ, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्स माइनस एम गिर रहा है, एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जीडीपी, सारा बताएं। वो तो हो गया ना बेटे, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट तो हो चुका है। उसका इफेक्ट बताओ ना, एग्रीगेट डिमांड पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जीडीपी पे। अभी तो किया बेटे इन्फ्लेशन के चक्कर में भी। एक मिनट फहद, डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है? बेटे डेफिसिट हो चुका है, एक्सपोर्ट्स कम दिखी हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा खरीदी है हमने, एक्स माइनस एम पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड गिर चुका है। अब मुझे बताएं उसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगी, जीडीपी क्या करेगा? मेरा बेटा डेफिसिट हो चुका है, मेरा बेटा डेफिसिट हो चुका है, उसका रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड पे बताओ। व्हाई वुड ही गिव अस मार्क फॉर क्यों डेफिसिट आ रहा है, उसने ये तो नहीं पूछा। उसने कहा डेफिसिट आ चुका है, उसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे क्या आ रहा है, ये मुझे बताएं। आपको कॉज एंड इफेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड, शाबाश, बोले बोले एग्रीगेट डिमांड। एब्सोल्युटली, डेफिसिट मींस एक्स माइनस एम वाला उसका जो हिस्सा है वो विड्रॉल हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। अब बताओ अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा, एग्रीगेट डिमांड के अब लेफ्ट पे शिफ्ट करो, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, शाबाश।
इंक्रीज होगी। जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगी। डाउनवर्ड मल्टीप्लायर, क्वालिटी लाओ अपने आंसर में। हाँ, अब फहद आप ही मेरे साथ रुको। डेफिसिट के रिजल्ट में हमारी करेंसी पे क्या असर पड़ेगा? डेप्रीशिएट होगी। उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? अप्रिशिएट नहीं हो रही मेरा बेटा। आपने खुद ही बोला depreciate। हाँ, नहीं मेरा बेटा, अप्रिशिएट नहीं हो रही बेटे। आपकी एक्सपोर्ट्स कम बिक रही हैं, डिमांड करेंसी की कम है। आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, नीचे आ रही है। हाँ, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है ना, व्हाई आर यू स्टक एवरी टाइम ऑन द सेम टॉपिक। चलें, अब एक बार मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ, उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। असल में इस क्वेश्चन में दे आर सच इंटरमिंगल्ड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इतने इंटरमिंगल्ड है कि हम इन दोनों का दूसरे पे इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम बोलेंगे जी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन greater than other countries will result in expensive exports and cheaper imports. If demand was elastic for exports and imports, current account will go into deficit. This will result in fall of aggregate demand, GDP will fall, unemployment in the country will rise, downward negative multiplier. फिर जी, internally high rate of inflation will uh, increase menu cost, reprinting of brochures and price lists, shoe leather cost. People will keep shifting their money from one bank to another, searching for higher interest rate to protect the value of their savings. ये काफी हो गया एक साइड का। और भी हैं लेंडर्स लूज वगैरह, बोरोवर्स गेन। लेकिन अब हम चल रहे हैं डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। फाद एक बार सुनिएगा। डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट मींस lesser inflows of money into the country and more outflow. X minus M part of aggregate demand will decrease. As a result, aggregate demand will decrease. Unemployment will rise. GDP will fall. Downward multiplier effect. Currency will depreciate, which will make imported raw materials expensive. Cost push inflation will rise. 8 marks, no question asked. अब इवैल्यूएशन। कोई बच्चा मुझे बताओ, ज्यादा बुरा कौन सा है, इन्फ्लेशन या डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट? Inflation. आप कह रहे हो इन्फ्लेशन, बताओ क्यों, शाबाश। इन्फ्लेशन, लेकिन क्यों, शाबाश बताएं। बताएं बताएं, शाबाश। करंट अकाउंट नहीं कर रहा इंटरनली, पूरा एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। इसलिए मैं इसको पॉइंट को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और बताएं कोई। Inflation would have longer last. जी, इन्फ्लेशन क्यों बुरा है, बताएं। ये भी इसका अच्छा एंगल No, है। but it says high rates. That's not. उसने हाई रेट आपको बोल दिया, तो क्रीपिंग वाली बात तो आप नहीं कर सकते। लेट्स लुक। आप कहें जी, एज डिस्कस्ड अबव, both problems are intermingled, they're very connected. So if a government is able to control high rate of inflation, current account will automatically start going into surplus. Yes. समझ आ गया, राइट? Really? अगर इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल कर ली, एक्सपोर्ट सस्ती हो गई, इंपोर्ट्स महंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट खुद ही ठीक हो जाएगा। But doesn't that depend on demand elasticity as well? वो तो फिर बहुत सारी बातें हम इवैल्यूएशन में कर सकते हैं ना, राइट? सो पहली बात, इन्फ्लेशन इज मोर डेंजरस बिकॉज इफ वी कंट्रोल इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। ये सब बातों को सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है? Secondly, inflation will be more dangerous if it is due to cost push inflation reasons, because that causes a lot of unemployment. There's no growth. Current account deficit will be a bigger problem if it is so large that it makes the whole balance of payment deficit and countries' reserves deplete. Current account deficit will be a bigger problem if country relies too much on International debt. international trade, What about right? loans? इंटरनेशनल ट्रेड पे अगर वो कर रहा है, ठीक है। टू कंक्लूड, बोथ प्रॉब्लम्स हैव देयर ओन issues for an economy and they both need to be solved. We cannot categorize which one is more dangerous.
समझ आया मेरे बेटे, या दोबारा बताएं? बताएं मुझे, कुछ मसला है तो। क्या क्या बेटे, दोबारा पूछे जवाब, सॉरी। एनालिसिस उसका, उसका एनालिसिस या इवैल्यूएशन आखिरी वाली? एनालिसिस। इफ अ कंट्रीज करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट, हमने पहले पार्ट में ये देखा, इट मींस आउटफ्लोज ऑफ मनी आर ग्रेटर देन इनफ्लोज. As a result, X minus M, net exports component of aggregate demand, will fall. Aggregate demand will fall. Unemployment will rise. GDP will fall. There'll be a negative downward multiplier effect. Currency will depreciate as a result of deficit. Imported raw materials will become expensive, which will bring cost push inflation. समझ आ गया जवाब? ओके okay. आप दोनों भाइयों को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मुझे बताएं? डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट का मतलब क्या है? हमारी एक्सपोर्ट्स, मुझे सिर्फ ये जवाब दें, हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है. जब हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है तो हमारे रूपी की डिमांड भी, इसको किसी भी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो करेंसी को. जिस चीज की डिमांड गिरती है, डिमांड कब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, प्राइस कम होती है ना, करेंसी भी डेप्रिशिएट होगी. हमारा रूपी क्यों डेप्रिशिएट हुआ है? मुसलसल करंट अकाउंट डेफिसिट में किया है. बात समझ आई जवाब के नहीं? प्लीज लेट मी नो, मैं आज का आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आप. जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था. अगर आप कर सकते हैं जरूर. हाँ, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन के हवाले से आप उसका यूज करेंगे. ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दैट जी? इसकी मार्क स्कीम जल्दी से देख लेते हैं. हैव आई मिस समथिंग? लेट्स सी जी. वो कह रहे हैं जी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस 8 मार्क्स के लिए, चार चार कैसे हैं? प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम अ डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, these might include falling aggregate demand, declining employment, downward pressure on exchange rate, imported यानी cost push inflation. वही सारे पॉइंट्स तरतीब में. फिर जी, प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, अनसर्टेनिटी इन ट्रांजैक्शंस, डिक्लाइन इन कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो भी उसने साथ में यूज किया. तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम. इवैल्यूएशन कंसिडर्स द रिलेटिव सीरियसनेस ऑफ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट. कितना बड़ा डेफिसिट था? अगर बहुत बड़ा था कि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट कर दिया, ज्यादा डेंजरस है, रिजर्व्स डिप्लीट होंगे हमारे. फिर जी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों बुरी है? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, करंट अकाउंट ठीक हो जाएगा. सो इट विल डिपेंड ऑन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, rate of inflation in other countries. It will depend on size of current account deficit. It will also depend on cause of current account deficit. अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हम इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, कोई इशू नहीं है. अलबत्ता अगर हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गिर चुकी है, इसलिए डेफिसिट आया, तो बहुत बुरी बात है. समझ आ गया मेरे बच्चों? मैं अगला पेपर नहीं कर रहा. इट वाज अ बिट टैक्सिंग ऑन यू गाइस. जी जी जी. यस, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी एक अच्छा एंगल है. इवैल्यूएशन में जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अच्छा करें, कर सकते हैं. उसने देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज, एनी रीजनेबल आंसर शेल स्कोर यू. अभी मेरे बच्चों, आप लोग अपने एनालिसिस अच्छे करो.
ए ग्रेड पक्का करना है। एनालिसिस के 8 मार्क्स, 6 भी ले गए तो ए ग्रेड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इवेल्युएशन में 2 कट जाते हैं, 3 कट जाते हैं, तब भी यू हैव गॉट 7 आउट ऑफ 12, हैंडसम ए। समझ आ गया? Right, G, that's it for today. We have finished specimen paper because we have reduced G G bete. Bole bole. Yes, Momal. अच्छा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आई एम डूइंग 23 and 22। आप लोग 20 से शुरू कर दो, 20, 21, 22 के मिडिल में कहीं मुलाकात हो जाएगी बाय द एंड। अटेम्प्ट नहीं करो मोमल, आप वो गलत तरीका करते हो। मार्क्स स्कीम के थ्रू समझो उसको। जो ना समझ आए, मेरी वीडियोस लगी हुई हैं P2 पास्ट पेपर्स लिस्ट प्ले लिस्ट पे, वीडियो से समझो। ठीक हो गया? ओके जी, दैट्स इट। आई एम सेविंग योर क्लास एंड पोस्टिंग इट इन अ बिट। ये डेली